with Sukhvinder Singh Sukhu, the Chief Minister of Himachal Pradesh, who is completing 2 years in power as Chief Minister. It's been an interesting ride. There's been a lot that's happened these past 2 years. Operation Lotus, that was undertaken by the BJP in Himachal. Mr. Sukhu won that. And as Chief Minister, there have been a lot of initiatives undertaken by him, including subsidies, and we'll go into all that. I'd like to welcome Pratibha Chauhan, my colleague, who is the Chief of Bureau of the Tribune in Shimla in Himachal Pradesh. But first of all, I'd like to welcome Mr. Sukhu to the Tribune. Sir, आपका स्वागत है ट्रिब्यून में. आप हमारे दफ्तर आए इधर चंडीगढ़ में. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके 2 साल अभी दिसंबर में, कुछ ही दिनों में आप 2 साल कंप्लीट करने वाले हैं. तो इसमें बताइए कि बहुत कुछ हुआ है इन 2 सालों में. ऑपरेशन लोटस की भी हमने बात कही. तो आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी आपकी जो उपलब्धि है उसके बारे में कुछ बताएं आप हमें. 2 साल में सीखने को भी बहुत मिला जी. और इससे पहले मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा नहीं, प्रशासनिक संगठन में जरूर रहा. संगठन का पैदा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हुआ, क्योंकि फैसले लेना बहुत ज़रूरी होते हैं. सबसे पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना तो एक ट्रेडिशंस होता है कि सचिवालय में जाके अधिकारियों से बात करना और कर्मचारियों से बात करना. वो राज्य का लेखा जोखा रखते हैं. तो सबसे पहले मैं उन लोगों के पास गया जिनका कोई नहीं था. मैंने अपनी शुरुआत उन अनाथ बच्चों के आश्रम से कि बालिका आश्रम से, जहाँ बेटियां थी, उनके हॉस्टल को देखा, उनके रहने के तरीके को देखा और उनकी भावना को समझा. तो कई बेटियां मिली कि हमें ये पढ़ाते हैं, ये आदमी हम पर दया करता है. तो मैंने बोला जो बच्चा दया की भावना पर टिका रहेगा वो स्वाभिमान की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा. और उस दृष्टि से मैंने उनके लिए एक योजना लाई. और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लाया गया और 6000 ऐसे बच्चे जो अपनी माता को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया. चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट 6000 बच्चों को, जो भी अनाथ होंगे जी, जो ऑर्फेंस होंगे, फुली ऑर्फेंस होंगे. तो ये पहली दफ़ा हिमाचल ने पूरे देश के अंदर ये ऐसा एक इनिशिएटिव है जो आप लाए. हाँ, उसमें क्या किया, हमने एज लिमिट को 0 से बढ़ाकर, योजनाएं थी 18 साल तक होती थी, हमने 27 साल कर दिया. 27 साल के पीछे मेरा तर्क ये था कि जो बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है और पीएचडी करना चाहता तो 27 साल की उम्र तक उसकी पीएचडी हो जाएगी. तो ये सारा खर्चा कौन देगा? वो मैं आपको बता रहा हूँ. फिर हमने उसका कानून बनाया और उनका राइट हुआ कि चिल्ड्रन जो हमारे हिमाचल के अनाथ बच्चे हैं, किसी दुर्घटनाग्रस्त में उनके माता पिता का देहांत हो गया, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी. पर कैसे उठाएगी? महज योजना बनाकर उठाएगी या महज उनका परिवार का प्यार देकर उठाएगी? हमने कहा जो बच्चा पैदा होते ही डेथ होगी जिसके माँ बाप की, तो उसके लिए एक नर्स रहेगी 3 साल तक, जो जैसे अपने परिवार का बच्चा होता है वैसे उठाएगी जी. और उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चे जो बड़े होते जाएंगे उनको गाइडेंस मिलती जाएगी, उनको पूरी पढ़ाई का खर्चा मिलता रहेगा और 18 साल के बाद उनको 4000 रुपया हर महीना मिलेगा. तो ये आपको लगता है कि आप 2 साल पूरा करने वाले हैं, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये उपलब्धि नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है. ये स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है. तो ये मैं नहीं, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ऑपरेशन लोटस अभी हाल ही में 6 नहीं, मैं आपको पहले इसको मैं बताना चाहूँगा. ये बताना जरूरी कि योजना लागू कैसे होती है. ठीक है, बताइए. ये नहीं है कि इसको हमने दी. उसके बाद हमने कहा कि 18 साल के बाद जैसे बच्चा कोई अपने बच्चे को जैसे अपने परिवार में कोचिंग के लिए देते हैं कि इसको कोचिंग करवाओ, इसको डॉक्टर करवाओ, उसका पूरा खर्चा 1 लाख रुपया कोचिंग का उस बच्चे को पढ़ाई का मिलेगा. उन बच्चों की एडमिशन अगर इनको कोई प्राइवेट स्कूल में कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला, जैसे पाइन ग्रुप में 3 बच्चे ले लिए हैं, हमारे पास सेंट स्टीफन के भी आए कि हम भी इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. उनके बाद जैसे हम 1 साल में कभी छुट्टियां मनाने विंटर वेकेशन में जाते हैं तो उन बच्चों को विंटर वेकेशन के में बाई ईयर की सुविधा हम देंगे और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उनको साल में 1 बार मिलेगी. तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश की संपदा पर उन बच्चों का भी अधिकार है जो बच्चों के अधिकार से छीना जा रहा है.
हमने इसी समाज से कमाया है, इसी समाज को देना है। इस समाज में हम जो बच्चे हमारे हैं उनको हम देने के लिए आए हैं। तो उनकी शादी का 2 लाख 3 लाख और 27 साल बाद जब वो तो बालिग, इसको राजनीति से क्या लेना देना? इसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए। परोपकारी का काम था, सामाजिक सुरक्षा का काम था, जो हमने पहली मीटिंग में पहले इन बच्चों को तो मुख्यमंत्री होने के नाते आप एक तरफ राजनीति भी करते हैं, दूसरी तरफ नहीं, ये समाज के पार्ट है। जो समाज भी करते हैं। समाज कैसे बनता है उसका भाग है। फिर दूसरी बात हुई कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर जब स्टेट का लेखा जोखा रखा गया, ये कानून बना, सोच बनी और 8 महीने में इम्प्लीमेंट हुई है अनाथ बच्चों वाली। फिर रखा गया कि अब तो स्टेट चलाने के लिए पैसा नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में पूरा क्या किया, कहा कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर चल गए हैं और 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन की लायबिलिटी छोड़कर गए हैं। राइट जी, 6th पे कमीशन दे दिया चुनावों से पहले, और 5,000 करोड़ की चुनाव से पहले जो फ्री वीज की बात नेता करते हैं वो इन्होंने बांटी। किस रूप में बांटी? सारा पानी का बिल चाहे 5 स्टार होटल सबका फ्री कर दिया गया। बिजली में 125 यूनिट सब्सिडी कर दे दी गई बीजेपी ने। ये फ्री वीज बीजेपी ने बांटी। जी 50% सब्सिडी बसेस के दे दी गई। हिम केयर एक ऐसी योजना चला दी जिसमें आपका पैसा लुटा दिया गया। तो ये जो होटलों की आप बात करें, फ्री पानी वाली बात है, तो सबसे बड़े बड़े होटलों के भी पानी इनको फिर 5,900 इंस्टीट्यूशंस खोल दिए। अब कोई स्कूल खोलना है, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन खोलना है, कोई चीज़ खोलनी है, उसके लिए पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए। पोस्टेज सैंक्शन 900 इंस्टीट्यूशंस आपके जून में खोल दिए, नवंबर में इलेक्शन था। फिर मैंने उसको स्टडी किया और हमारी क्या थे ये इंस्टीट्यूशंस? कई जगह स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, कहीं पीएससी खोल दी, कहीं सब डिवीज़न खोल दिए, कहीं पीडब्ल्यूडी के सब डिवीज़न खोल दिए, आईपीएच के सब डिवीज़न खोल दिए, एसडीएम ऑफिस खोल दिया। तो ये सब चीज़ें खुली। तो मैंने जब देखा कि ये सब चीज़ें फ्री वीज बांटने के बाद भी हिमाचल की जनता ने हमको 6 महीने बाद ला दिया, तो हमें सुधार करना चाहिए। अब गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है ना, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना चाहिए। इनका आपने क्या किया फिर? 900 मैंने बंद कर दिए, सारे बंद कर दिए। तो उससे पैसे कुछ बचे? नहीं, पैसा बचना नहीं था, इन्वेस्ट उसके बाद खर्चा होना था। जब जिस गवर्नमेंट ने आना था उनके खोलने का खर्चा तब होना था। फिर हमने स्टडी किया कि हमको किस जगह स्कूल खोलना है, एक भी बच्चा बिना शिक्षा के न रहे, पर हमें टीचर पूरे देने हैं। जब हमने क्वालिटी एजुकेशन की बात देखी चार्ट में, तो हिमाचल जो पहले दूसरे नंबर पर होता था 21 नंबर पर पहुंच गया गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन से। क्वालिटी दूध हेल्थ में हम पीछे चले गए। आज हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के बाद पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से दूसरा कैंसर बॉल बनने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? हमने कहा कि 40 साल से जो एक व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का समय है, फैसले लेने चाहिए। और हमने स्कूलों को भी बंद करना किया और एक एक्सलेंस स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में बना दिया जिसमें सभी टीचर्स होंगे। नहीं तो क्या है कि एक स्कूल में 5 टीचर है, 5 स्कूल है तो एक टीचर यहाँ ये एजुकेशन रिफॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं, रिफॉर्म ये बहुत बड़े पैमाने से आप हिमाचल में शुरू हो चुका है। ठीक है। और फिर और इस पे हमने बहुत स्टोरीज करी है, प्रतिभा आपने भी करी है स्टोरीज, आपकी जो टीम ने भी बहुत स्टोरीज के लिए हमने 100 बीघा में एक स्कूल बना रहे हैं। अभी 5 स्कूलों का 100 बीघा में उनको ग्राउंड की फैसिलिटी, डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं ताकि उनको पोषक आहार भी मिले। लेकिन सुकू साहब, मैं ये पूछूंगी कि ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है ये सब के लिए? मैं ये नहीं कह रही कि अनाथ बच्चों के लिए या एजुकेशन रिफॉर्म के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जो बहुत जैसे 1-2 महीने पहले सैलरीज जो हैं आपने स्टेट में बड़ी मुश्किल से सैलरीज दी हैं। गलत बोल रहे, 3 महीने पहले नहीं मुश्किल से नहीं। अच्छा, यहाँ आपने गलत बोला, तभी मैंने कहा कि मुश्किल से नहीं है। ठीक है। ये जो सैलरी है, सैलरी का एक सिस्टम बनाना पड़ता है। आप क्या सिस्टम से सैलरी दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, मेरे फाइनेंस में भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, फाइनेंस में रिफॉर्म्स हुए। अब पैसा कहाँ से आया? भारत सरकार ने तो कुछ दी नहीं। तभी मैंने कहा कि पहली चुनौती जब हमारे पास 75,000 करोड़ की थी, उसी दिन मैंने फैसला किया कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। मैंने फैसले लेने स्टार्ट किए। फैसला देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ जी। शराब के ठेकों की रिन्यू होता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पैसा कहाँ से आया। तब आप उससे सारे हर साल भारतीय जनता पार्टी ने पहले साल ऑप्शन की 10% पर रिन्यू करते थे, यानी कि 1500 करोड़ रुपए का अगर रेवेन्यू रिसीप्ट हमारे को शराब के ठोके से आती थी तो हम कह देते कि 10%
रिन्यू करके उन्हीं ठेकेदारों को मिल गए, तो 1650 हो गया। तो 4 साल में उन्होंने 600 करोड़ रुपए कमाया। मैं एक्साइज मिनिस्टर था, मेरे पास एक्साइज था, तो मैंने कहा कि ये व्यवस्था तो चलेगी नहीं। शराब के बड़े ठेकेदार जो वहाँ स्टैब्लिश थे वो भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसी को चलाओ, एक बार आप देख लो 150 करोड़। मैंने कहा नहीं, और मैंने ऑक्शन की और 600 करोड़ रुपया उसमें आया। शराब के ठेकों को आपने ऑक्शन किया और 600 करोड़ रुपया आया, जहां एक तरफ बहुत कम पैसा आ रहा था उससे 150 करोड़ नहीं, 150 करोड़ पर ईयर आया, और 4 साल में 600 करोड़ आया। मेरी एक ऑक्शन से 600 करोड़ रुपया आया एक साल के लिए। एक साल के लिए। आगे फिर बेशक 200 करोड़ आएगा, क्योंकि एक बार ही होगा। अगले जो शराब के ठेके उसमें कम आता है, क्योंकि 600 करोड़ रुपया। अब मुझे बताइए, जहाँ 150 करोड़ मुझे उन्होंने रिन्यू करने का देना था, मैंने 450 करोड़ रुपया 600 ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। ये शराब के ठेकों की हमने नीलामी ऑक्शन की, दूसरे साल भी ऑक्शन की, और इसमें हमारे को 600 करोड़ रुपये आया। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन स्टेट से होता था, हम इंडस्ट्रियल्स पॉलिसी लाते हैं, इन्वेस्टमेंट ड्रेन होता है। इन्वेस्टमेंट ड्रेन को रोकने के लिए हमको नीतिगत बदलाव करने पड़ते हैं। हमने नीतिगत बदलाव किए। चुनावों से 6 महीने पहले 5 रुपये डीजल से वैट कम कर दिया बीजेपी ने, मैंने उसको वापस लगा दिया। डीजल पे वैट इन्होंने कम किया, मैंने क्या किया, वापस लगा दिया। और वापस लगाने के बाद मैंने को जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन का रिजल्ट देखा, तो हमको इतिहास में सबसे ज़्यादा 2/3 सीटें दी हिमाचल की, शिमला की प्रबुद्ध जनता ने। इसके बावजूद कि आपने वैट पे 5 रुपए इंक्रीज जो इन्होंने जून 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीजल से 5 रुपये वैट घटा दिया था इलेक्शन जीतने के तो लिए। ये बताइए, क्योंकि हिमाचल इज अ इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्टेट। ये बात कंप्लीट नहीं हुई हाँ, मेरी। नहीं, मैं इसी को जोड़ के मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपने ये भी सोचा है कि डीजल की गाड़ियाँ पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए? मैं उसी में आ रहा हूँ। जी 5 रुपये बढ़ाया, जी, जो इन्होंने किया उससे हमको 300 करोड़ रुपया TSG में आ गए, 300 से 400 करोड़ रुपया, सब प्रकार से रिफॉर्म्स करके। ठीक है, ये चीज़ें ड्रेन थी ना। बिल्कुल। आप चुनावों से जीतने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर चुनावों से पहले आपने ड्रेन किया। और फिर मैंने बोला कि लोग फिर भी हमको चाह रहे हैं, वो चाहते कि गवर्नेंस हो। तब भी उसके 6 महीने बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुए, मैंने बैट पहले ही महीने लगा दिया। फिर हमारे को 1 साल में 2200 करोड़ का राजस्व मिला, जिसके द्वारा ये इन योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया मार्च में, और मैंने उसमें अपना विज़न रखा। अब मेरा पहला बजट चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना, अधिकारियों ने मेरे पास कई प्रकार के कागज़ लाए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठ गया। फिर लास्ट में आके मैंने अपने मन की कर ली कि मैंने करना ही है। तो फिर लास्ट में आके जब मैंने आपने अपने मन की क्या की? अपने मन की कि ये रूटीन के बजट है, बड़े बड़ी किताबें आप तो छाप रहे हो, किस में कितना पैसा डालना हो। तो मैंने कहा कि देखो, सामाजिक सुरक्षा में हम 30% तक खर्च करेंगे जो हमने कमाया। आपका बजट नहीं ले रहे, वो तो बजट होता ही है। तो उसमें हमने वाटर सेस लगाया, जिसको कोर्ट में चैलेंज हुआ, और भी चीज़ें की कोर्ट में चैलेंज हुए। हमने फैसले किए। जिस वाटर सेस को लगाने का बिल जयराम ठाकुर जी 3 साल पहले लगा नहीं सके, मैंने आते ही लगाया। ठीक है, चैलेंज हुआ, चुनौती हुई, उसकी बात है, लेकिन हम न्याय एक्ट लेके इस विधानसभा में। आप घबराए नहीं कि मैं वाटर सेस भी लगा मैं रहा तो हूँ, सोचता ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी कम कर रहा हूँ, ये नहीं। सब आपने बहुत बड़ी काम किए हैं ये रिफॉर्म्स बता- को लेकर। तो ये आपको लगा नहीं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं इस पद पे आया हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके के एंटी पीपल मेजर्स ही बोलेंगे ना इसको, सब्सिडी विड्रॉल? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा। मैं तो ये सोच के आऊँ कि मैं आज के लिए हूँ और मैं प्रदेश की जनता का भला करना चाहता हूँ, यही सोच के मैं राजनीति करता हूँ। ये नहीं मैं सोचता कि मैंने लेकिन अगर आप कोई वाटर सेस लगाता है या बिजली का सब्सिडी कम करता है, तो वो तो उसके जनता परिणाम क्या के होते लिए- हैं। हाँ, वो जनता की अदालत तय करती है कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। तो जनता की अदालत ने 2 फैसलों पर तय किया, एक डीजल पर और जो रिफॉर्म के, तो उन्होंने म्यूनिसिपल में दिया। लेकिन ये जो फ्रीबीज है वो जनता को तो चाहिए ना, फ्रीबीज नहीं चाहिए, किसको चाहिए? जिसको चाहिए उसको देनी है। जो सामर्थ्य है, करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स दे रहा है, उसको नहीं देनी है। एक सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा पनप रही है और एक सोसाइटी बहुत ज़्यादा नीचे दब रही है। तो जो पनपने वाली सोसाइटी है उसको फ्री वीज़ नहीं देनी है, और जो ज़रूरतमंद है उसको हमने फ्री वीज़ नहीं देनी, उससे ज़्यादा आगे बढ़कर देना है कि वो भी समाज के एक पैरेलल उस पर आए। ऐसा नहीं है
कि आपने एक को दिया और एक को नहीं दिया। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि बजट में हमने बोला कि हम अपनी स्टेट को ग्रीन स्टेट बनाएंगे 31 मार्च 2026 है। एक टारगेट है ये, इट कैन बी इंक्रीज टू 1 और 2 ईयर्स। ठीक है। अब 31 मार्च 2 ग्रीन स्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बेसिक में आए, हमने बोला ग्रीन स्टेट बनाने के लिए हमें डीजल की गाड़ियों को कम करना पड़ेगा। और आज भी डीजल हमारा हरियाणा पंजाब से सस्ता है। तो जो मैं इसलिए कहना चाहता, बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हमारी सरकार ने उसमें परिवर्तन किया और हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। कर दिया आपने स्टार्ट? हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ, और हमने ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में पहला राज्य जो 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट नालागढ़ में लगा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हमने बात की है। तो इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के सामर्थ्य की ओर हमने बढ़ना शुरू किया। क्यों लगाना चाहिए हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन? ये बात भी लोगों की, जनता के पास जानी चाहिए, उद्योगपतियों के पास। इन बेचारों को ये इसलिए लगाना चाहिए कि रिन्यूएबल पावर जो है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल के पास है। तो पानी को ब्रेक करने के लिए रिन्यूएबल पावर की जरूरत होती है। जब रिन्यूएबल पावर की जरूरत है तो हमारे पास हाइड्रो भी है और हमारे पास सोलर भी है। तो अगर आप थर्मल से करोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नहीं कहलाएगा। अगर आप उसको पानी से हाइड्रो से करोगे तो कराएगा। तो हमारी स्टेट है, मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे इस पॉलिसी को आगे बढ़ाना है नई सोच के साथ। अधिकारी पहले उसको बड़ा लाइटली लिया, 9-10 महीने तक सोचते ना, ब्यूरोक्रेट सोचता है कि 9-10 महीने पता नहीं लग रहा ही नहीं, पर हमने सब जगह, पत्रकारिता में भी हमने रिफॉर्म्स किए। अच्छा सर, उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी आपको। पत्रकार जैसे आपने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और अप्रिशिएट भी हो रहे हैं, बट हिमाचल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज। हमारा लोन 80,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हिमाचल में कांग्रेस है तो आपको सेंटर से असिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस रूल स्टेट है, आपका जो 2023 का मॉनसून डिजास्टर का पैसा है 9,000 करोड़ वो भी नहीं आया है, तो आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से जो मदद आनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और वो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, मैं सेंटर से मदद की नहीं बात, हमारा जो हक है वो हमें मिले, हम ऐसे सामर्थ्य हो जाएंगे। तो आपकी बातचीत होती है? मेरी बातचीत होती है, मैं जाता हूँ प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, सभी मंत्री से। अच्छी बातचीत होती है? नहीं, मैं अपने हिमाचल के जैसे अधिकारों के लिए तो मेरे को मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बातचीत करनी चाहिए। फेडरल नहीं, दिस इज अ फेडरल स्ट्रक्चर और एवरी राइट्स है एवरी स्टेट्स का, चाहे वो ओपोजिशन है। और वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। समवेयर कांग्रेस विल बी देयर, समवेयर बीजेपी एंड अदर रीजनल पार्टी विल बी देयर। पर हमें मिलना चाहिए और मिलते हैं। अब जैसे आर्थिक की बात करें, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, वी आर द फर्स्ट स्टेट। अभी तक पंजाब में नहीं दी गई, घोषणा कोशिश जारी है सर, पर हमने की ना। जिसको 3,000 रुपया मिलता था उसको आज 50,000 रुपया मिल रहा है। क्यों दी? कि हम कोई व्यापारी नहीं है यहाँ, हम लोगों की सेवा करने के लिए लोग बैठे। तो हमारे अपने रिसोर्स, अगर वो उनका एनपीए का पैसा ही 9,000 करोड़ रुपया दे दे तो हमारे को ये कमी नहीं आएगी। हमारा पीडीएनए है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। आपदा के बाद सरकारी टैक्सेस जो कलेक्शन होते हैं, सेंट्रल टैक्सेस जो उसका एक शेयर आपदा के लिए रखा जाता है। उसमें हमारे को हमने 9300 करोड़ रुपया भेजा, अभी तक नहीं मिला। जबकि गुजरात के कच्छ में जब आया था उनका भूकंप अलग था, लेकिन उत्तराखंड में था, कुछ तो हमको भी मिलना चाहिए, नहीं मिला, कोई बात नहीं। छोटी स्टेट होने का मतलब ये है कि हमारी अगर पार्लियामेंट में आवाज़ कम है तो आपका बीबीएमबी में सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन लगी 4300 करोड़ रुपया, वो नहीं मिला। इन बातों को कैसे मुद्दे हमने उठाना है, उन मुद्दों को लेकर हम जाते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो पानी हमारा है वो बहता हुआ सोना है। एक कंपनी SJVN जो हमारे पानी पर एक डैम बनाकर 1500 मेगावाट कर बनकर 67,000 करोड़ रुपए की होगी और हम अपना बजट 58,000 करोड़ तक ही पहुँचा सका। एक कंपनी, हम पूरी स्टेट का बजट हमारा कितना है? 58,000 करोड़ रुपये, और उसमें 4,000 करोड़ का होल है। यानी कि 4,000 करोड़ रुपया जो हमने उम्मीद लगाई थी कि वाटर सेस से मिलना चाहिए और टैक्सेस से मिलना, वो आया ही नहीं। तो बजट कितना रह गया? 54,000 करोड़ का एक्चुअल में। पर हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन होगी। हमने जो वो हमको कहा NTPC, NHPC और SJVN ने कि हम आपको 12% देंगे। कोई भी पावर प्रोजेक्ट जितना बड़ा लग जाए, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, वो 12 साल में फ्री हो जाता है। 12 साल में फ्री होने के बाद वो सारा। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा आपकी राय? मैं तो अभी आया ना। नहीं, फिर भी आप मिलते रहते हैं प्रधानमंत्री जी से
और होम मिनिस्टर नहीं, से मैंने अभी बोल दिया है। अच्छा। अभी हमारी मीटिंग हुई थी, मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ आए थे, पावर मिनिस्टर आए थे, और मैंने उनको स्पष्ट कहा कि SJVNL अगर हमारे को 12, 18, 30 जो हमारी पॉलिसी है और 40 साल बाद पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं करता, हम टेक ओवर कर देंगे, सुन्नी को भी, लूरी को भी और धौला सिद्ध को भी। NTPC वालों को हमने बोला कि डुग्गर में 500 मेगावाट में अगर हमारा नहीं आता तो हम उसको भी टेक ओवर करेंगे। एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है कि सरकार नहीं बना सकती है हिमाचल। हाँ, क्या जवाब दिया? 15 जनवरी तक उनको फैसला करना है, 15 जनवरी तक डेट फिक्स हो चुकी है उनके साथ मीटिंग में, नहीं तो हम टेक ओवर करेंगे। और हम अपने चाहे थोड़ा पैसा कमा के भी, लोन उठा के भी कर देंगे, तो भी हमारे आने वाले 15 साल में हम रिचेस्ट स्टेट होंगे हिमाचल प्रदेश की। तो सुकुल साहब ये बताइए कि अभी बहुत सी खबरें आ रही हैं अखबारों में, हमने भी छापी है अपनी अखबार में, कि जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, जो प्रतिभा ने, हमारी टीम ने भी बहुत सी स्टोरीज करी हैं, कि जो बहुत से ऐसे होटल्स हैं आपके प्रदेश में जो आप ही ने कहा कि लॉस मेकिंग हैं, और उनको लेकर हिमाचल प्रदेश की कोर्ट ने कहा है कि इनको आप टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कई प्रशासनिक फैसले होते हैं जो थोड़ा पॉलिटिकल नहीं होते, वो कोर्ट के थ्रू हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप गहराई से जानिए। आप बताइए। नहीं, कई प्रशासनिक फैसले होते हैं जिसमें कोई अड़चने होती है, और कई बार कोर्ट कर देता है, कई बार सही फैसले कर देता है। तो आप इसके पक्ष में? मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो वो बोल रहा हूँ ना जो हुआ है। कोर्ट ने माना होगा कि इतने लॉसेज है तो प्रॉफिट मेकिंग वाले होटल्स में जाएं, तो ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण से कई बार फैसला लेने में दिक्कत आती है, तो कोर्ट भी इंटरफेयर कर देता है। और ऐसा है कि कुछ होटल जो है जो हमारे बहुत लॉस मेकिंग है, और कई जगह हमारा स्टाफ पूरा नहीं, तो जो लॉस मेकिंग होटल है, चाहे वो 5 है या 10 है, अगर उसमें 18 नहीं, 18 की तो एक लिस्ट आई जिसमें ऐसा नहीं, 18 नहीं है। हाँ। हमारा चायल वाला बहुत हो गया ना? नहीं, 9 वो जो हम गवर्नमेंट ने उनको दी है। तो 9 में अब देखेंगे, एम्प्लॉइज यूनियन से बात करके अगर वो बंद करना चाहेंगे तो हम उनको बंद करवा देंगे। तो आप ये भी चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए? बिल्कुल लाया जाए, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। हम कोई बिल्डिंगों को बंद करके, होटलों को बंद करके उनको सड़ने के लिए थोड़ी रख देंगे। मतलब वो बिल्डिंग खराब हो जाती है ना बंद करके। तो आप ओपन है कि प्राइवेट प्लेयर्स? हाँ, उन 9 होटलों में प्राइवेट प्लेयर्स आए, वेलकम। आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे 2 साल के कार्यकाल में ओबराय को केस हमने जीता। ओबराय का केस हमने जीता। ओबराय का हमने जीता। अदानी का केस हमने जीता। हमने उसमें केस फाइल किया। 8 महीने से उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा रहे थे। मेरे पास जब फाइल आई, मैंने पूछा कि किस प्रकार का फ्रंट प्रीमियम है। मैं तो खुद था उस पॉलिसी में। 2006 में मैडम स्टोक्स वाज पावर मिनिस्टर, आई वाज MLA एट दैट टाइम, तो उस पॉलिसी में मेरा बड़ा योगदान था। तो हमने देखा 280 करोड़ रुपया वीरभद्र जी की सरकार ने भी उनको दे दिया, और इंटरेस्ट के साथ, और जयराम जी की सरकार ने भी उनको दे दिया। एक कोर्ट का फैसला भी आया, फिर DB का फैसला हमारे पक्ष में आया, हमने अपना पक्ष रखा और उसको हम जीते। तो अपनी स्टेट की इन्वेस्टमेंट को मैं तो ड्रेन नहीं होने दूंगा। अब जैसे इन्होंने बोला कि, तो उसके साथ क्या करेंगे आप वाइल्ड फ्लावर हॉल के साथ? ओपन ऑक्शन में आए। हमको क्या मिल रहा था 22 साल से? हाँ। हमको मिला क्या 22 साल से? आप बताइए क्या कुछ मिला? नहीं मिला। अब मिला, अब मिल रहा है। अब वो 150 करोड़ रुपए भी मिल रहा है, होटल भी मिल रहा है, जगह भी मिल रही है। वाइल्ड फ्लावर हॉल को हम कहेंगे कि आप इसमें हमारी जो बिडिंग होगी उसको बोलिए। ग्लोबल बिड्स इनवाइट करेंगे, ग्लोबल बिड्स इनवाइट करके हम उसको बोलेंगे बिड करिए, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उस बिड के अनुसार हमारे को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल देंगे। क्योंकि उन्होंने पैसा वैसा काफी नहीं, सालों से डाला एक है। ब्रांड भी है ना। हाँ, एक ब्रांड भी है, बिल्कुल मतलब सही। आप ओपन है ओबरॉयज के साथ कि अगर उनके साथ बात होती है तो आपकी गवर्नमेंट ओपन है कि ओबरॉय ही पहले हम चलाना प्राइस चाहे? डिस्कवर करेंगे ना। अब वैसा तो चलेगा नहीं, तो वी विल डिस्कवर प्राइस। हम ओपन तो है इसमें, ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट करके नहीं, हम पहले प्राइस डिस्कवर करेंगे ग्लोबल टेंडर के, कौन कितना देता है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार 40 करोड़ रुपए दे दिए, एक बार 50 करोड़ दे दे, और अगले साल बोले कि मैं नहीं दूंगा, और 5 साल बाद बोले कि इस नीति को परिवर्तित कर दे। प्राइस डिस्कवरी इज मैंडेटरी। ओके। प्राइस डिस्कवरी में क्या है? अब मैं जो अपने आप पता नहीं अभी क्या हो गया, बहुत बुद्धि सही है। है, सही है। हाँ। तो हम सोचेंगे कि हमको साल का कितना देंगे और अपफ्रंट प्रीमियम कितना देंगे। साल की लीज मनी भी तो चाहिए। अगर एक प्रॉपर्टी हमको साल का अच्छा देती है तो हम तो होटल बनाएंगे ना। बिल्कुल। फिर हम अपनी इकोलॉजी को क्यों, और हम इको टूरिज्म पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी इको टूरिज्म के हमने 5 हेक्टेयर के काफ़ी केसेस निकाल दिए। हम टूरिज्म सेक्टर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हाइडल सेक्टर मेरी इंडस्ट्री में दूसरी प्रायोरिटी है, तीसरी प्रायोरिटी डाटा स्टोरेज की है,
चौथी प्रायोरिटी फूड प्रोसेसिंग की है, पांचवी प्रायोरिटी मेरी डेयरी प्रोडक्ट्स की है रूरल इकोनॉमी के लिए। ये हम कर रहे हैं। इसमें जो मर्जी इंडस्ट्री आए, अगर आपने भी लगाना है ना तो कल आके लगा तो दीजिए। इसमें मेरे दो सवाल हैं। ये जो आप टूरिज्म वाली बात कर रहे हैं, तो बीर बिलिंग में जो अभी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है, उसमें बहुत सारे दो तीन तो डेथ्स उसी में हुए हैं, और बाकी हर साल भी हमने देखा, हमने भी डेथ एक मेरे ख्याल एक हुई है, नहीं 2 हुए बीड़ बिलिंग से पहले 2 हुए। तो अगर हम हर साल अगर आपका ये, तो इसका मतलब रेपुटेशन एक स्टेट का भी, तो उस पर भी तो फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल सही कहा, आपकी बात सही है कि अगर एक डेथ हुई है तो हमें देखना है कि कैसे रोकना है। और जब हम कोई चीज़ करते हैं तो कुछ एक्सीडेंटल बातें हो जाती है, लेकिन बात सही है कि किसी की लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा सर, राजनीति पे आते हैं, क्योंकि हमने आपके गवर्नेंस पे बहुत से आपके आइडियाज़ भी सुने। तो राजनीति में आप ये बताइए, ऑपरेशन आपने लोटस भी रूरल हुआ। इकोनॉमी का आइडिया तो सुनना था। अभी सुनेंगे सर, पहले राजनीति पे आपसे सवाल पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद रूरल इकोनॉमी पे वापस जाते हैं। अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, फरवरी की हम बात करेंगे, कि जो ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने जो एक अंडरटेक किया, उसको आप, जाहिर है उसको आप जीत गए, तो उसको लेकर अब आपके क्या आइडियाज़ क्या हैं, कैसे चलानी है आपने सरकार? नहीं देखो, सरकार तो सबके सहयोग से चलती है, ये कोई व्यक्तिगत सहयोग नहीं होता। लेकिन खुशी इस बात की कि जो बीजेपी में गए है ना, वो ठीक हुआ कांग्रेस के लिए। कैसे? वो बहुत अच्छा हो गया वो। कैसे? क्योंकि आप उनकी भी तो सर्च करिए ना कि किस तरह के लोग हैं वो। आपको अपने पत्रकार भाइयों को भेजना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। कहते हैं ना, वो कुब्बे को लात मारी, कुब्बे का कुब सीधा हो गया। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने राज्यसभा में हमारे खिलाफ वोट डाला, और पता था मुझे 2-3 जाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री में इतनी जगह नहीं थी कि मैं मिनिस्ट्री में उनको करता। और दूसरी, मिनिस्ट्री में आपकी क्रेडिबल भी चाहिए, क्रेडिबिलिटी भी चाहिए। तो जो लोग मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी की अगर ट्रिब्यून इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, बाकी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उनके बात पर नहीं हंसता, उनके बिहेवियर पर उंगली नहीं उठा सकता, उनके करैक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आई थिंक सो। इससे मेरा मानना है कि जो हमारी मिनिस्ट्री में कोई नहीं उठा सकता। और हमारी मिनिस्ट्री में विचारों में मतभेद होता है, लेकिन हम आपस में संवाद बनाकर उसको सॉल्व करते हैं। बीजेपी के आपको लगता है कि नहीं, फिर जब ये थे, ये मंत्री बनना चाहते थे, प्रेशर भी बहुत था। ऐसा नहीं था कि इनको मंत्री बनाने के लिए भी लोग लगे थे, ऐसा नहीं था। अब मंत्री बनना चाहते थे तो मुझे पता था कि मंत्री तो बनाने हैं, पर मंत्री बनाने से पहले इनसे मैंने बातचीत की, कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए। इनके पास अब कहते ना, वो जो बोलते ना टैची जिसको बोलते, वो बहुत बड़ा चला गया। अब उनका हमारा टैची छोटा था, हमारे मंत्री का टैची था, उनका और दूसरा टैची था। तो उनका टैची बड़ा था आपके टैची से? हाँ, हमारे तभी तो गए वो। उनका टैची आपके टैची से ज्यादा बड़ा था? कितना बड़ा था? अब मुझे ये तो अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा था। फिर मैं जिस दिन 27 फरवरी की घटना है, तो मैं और मेरे इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी, स्पीकर कुलदीप पठानिया जी, 2-3 मिनिस्टर्स, रेवेन्यू मिनिस्टर्स एंड टेक्निकल मिनिस्टर, सब सारे मिनिस्टर्स बैठे, 5-7 लोग, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये हुआ कि इनको मान मुलव्वल किया जाए, पर मैं मन में चाह रहा था कि इनका मान मुलव्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे उनकी नेचर भी पता थी, उनका स्वभाव भी पता था, और राजनीति में आके वो क्या करना चाहते वो भी पता था। क्या करना चाहते थे वो तो आप उनसे एक दिन इंटरव्यू लेना ना, पहले का इतिहास देख लेना उनका, अतीत का। फिर भी हम भी 40 साल से राजनीति है, हमारा भी देखना, उनका भी देख लेना आपने। तो थोड़ा सा आपने कुछ चीजें आपको भी तो करना ना। मेरे से नहीं, मैं बहुत करती हूँ सर, हमारी प्रतिभा भी बहुत करती है, हम सब करते हैं, लेकिन अब आप हमारी दफ्तर में आए तो आपको तो ये कुछ चीजें आपके लिए फर्ज है ना। तो फिर जब उन्होंने वोट डाला, अच्छा रात को वो डिनर में हमारे साथ, अच्छा, एक रात पहले? हाँ, मनु सिंघवी जी का डिनर था, उसमें थे, सुबह ब्रेकफास्ट में साथ। अब किसके मन में क्या छुपा हुआ है, तो वो इतना लंबा साथ है, तो टैची दिखेगा ना, तभी तो उसने किया। सवेरे जिम्मेवारी भी उनको दी। अच्छा। जब उनके जिम्मेवारी दी, उन्होंने हमारे खिलाफ वोट डाल दिए, फिर भागे। फिर हमें समझ हुआ कि ये ऑपरेशन लोटस का पार्ट है, और फिर हमने अपनी रणनीति बनाई। रणनीति बनाने के बाद हमें पहले बजट पास करना था, बजट पास करने के बाद फिर हमने अपने को मजबूत किया,
फिर हमने दो पहलू देखे, एक राजनीतिक पहलू था, एक कानूनी पहलू था। दोनों में लड़ना हमको तय था, तो हम लड़े उसमें। और लड़ने के बाद फिर हम जनता की अदालत में गए। तो प्रतिभा आपसे एक सवाल पूछ रही थी। जनता की अदालत, हाँ जी पूछिए। एक ऑपरेशन लोटस आपने अनसक्सेसफुल करा दिया है, तो अभी भी आपको एप्रीहेंशन है कि बीजेपी कुछ फिर से ऐसी कोशिश करेगी आपकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की? करती रहे, उनका काम है, हमारा काम है बचाना, उनका काम है करना। नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो करेगी? मुझे नहीं मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो ये सोच के चलूंगी करते रहे, मेरे को सर करना। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो मुख्यमंत्री सोचना के ही पड़ेगा आपको। मुख्यमंत्री के तौर पर अगर करते हैं तो आपको बचाना ना, कुर्सी बचानी बिल्कुल है। बचानी है। तो इसलिए यही आपकी रणनीति है। हर्ष महाजन जी जो राज्यसभा का इलेक्शन जीते हैं कांग्रेस से जाके बीजेपी में, वो ये कह रहे हैं कि और कांग्रेस के एमएलएज हमारे साथ इन टच हैं और हिमाचल गवर्नमेंट गिर जाएगी, कांग्रेस की सरकार और गवर्नर रूल लग जाएगा। तो उनके इतने बड़े बड़े क्लेम्स हैं, तो उस पर आपका क्या कहना हर्ष है? महाजन कि को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसके जो चापलूसी वाली पॉलिटिक्स है ना, वो मैं जानता हूँ। हर्ष महाजन की? हाँ, वैसे ज़्यादा कौन जानता होगा। तो चापलूसी वाली पॉलिटिक्स आपको लगता है कि बहुत नहीं दूर ठीक तक? है, उन्होंने बीजेपी के एक नेता को पकड़ के चापलूसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी समझ आ जाएगा। लेकिन आपको जो जी घर का ना हो सका वो किसका होगा? इस पोस्ट पर अगर वो आज पहुंचे तो कांग्रेस की विचारधारा से पहुंचे। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी पूरी तरह यूनाइटेड है? 100% यूनाइटेड है आपके पीछे? पार्टी के पीछे। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी यूनाइटेड है। एमएलएस आर सेटिस्फाइड, मिनिस्टर्स आर सेटिस्फाइड। तो अब क्या है, परिवार में ना अगर 6 आदमी होते हैं तो 70% अगर सेटिस्फेक्शन है तो 30% तो नाराजगी भी होती है। तो फिर ये बताइए सुकू साहब कि हिमाचल भवन को दिल्ली में जो इसकी अब नीलामी वाली जो बात चली थी, वो फिर क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं, वो एक रूल्स है, उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। अब बीकानेर हाउस के साथ भी हो रहा है। वो एक रूल्स है कि अगर आप देखिए, एक कंपनी है जिसने कांग्रेस के नेता की कंपनी है जिसका 60 करोड़ रुपया आर्बिट्रेशन ने अवार्ड कर दिया, सिंगल बेंच ने अवार्ड कर दिया। हमारा ऑब्जेक्शन है कि हम इसकी डीवी में फाइल करेंगे, ठीक है? उसके लिए हमको डीवी में इंटरेस्ट के साथ, डीवी मतलब डिवीजन बेंच, तो उसमें हमको पैसे जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है। उसमें कहीं किसी देरी कर दी पैसे नहीं, जमा देरी करने? नहीं, एक्चुअली में क्या कि ये देरी काफ़ी 40 साल की व्यवस्था में चलती आ रही है। पर मेरे साथ ये चलने वाला नहीं था, तब मुझे पता लगा, मैंने बोला जमा करवाओ, हम तो लड़ेंगे, ये पैसा हमारा है, हम ऐसे ही दे देंगे उनको। वो मुझसे भी मिले थे, हम ऐसे ही दे दें उनको कि ले लो जी, इस कोर्ट ने भी कर दिया, इसने भी कर दिया। मैं कोर्ट के फैसलों के बाद भी चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जनता के पैसे हैं, वो जनता की संपदा है। देने को तो मैं बोल सकता, कोर्ट ने फैसला किया कि दे दो, आर्बिट्रेशन ने फैसला किया कि दे दो, मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि उस पैसे में जैसे हमने अदानी में जीता, हम उस केस में भी मजबूत है और हम उसको जीतेंगे। ऐसा नहीं कि वो अपफ्रंट प्रीमियम का मामला है, तो उसमें कोर्ट की ऐसी रूलिंग्स है कि जो वो कहते हैं, वैसे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोर्ट की, जो वो दिल्ली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। ये मैं लीगल इंटरप्रिटेशन भी कर रहा हूँ, पर छोड़ो, पर इस चीज़ों को मैं बोलना नहीं चाह रहा। ठीक है, कोर्ट ने फैसला किया, हम उसको अब अगले दिन कर लेंगे। मेरा एक अब आखिरी कुछ सवाल है, और जिसमें से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने औरतों को प्रमोट करने की बहुत कोशिश कर रही है, कर भी रहे हैं आप राजनीति के अंदर भी। तो आप और आपकी जो वाइफ हैं, शी इज़ एन एमएलए, वेरी वेल नोन इन हर ओन राइट, शी इज़ अ पॉलिटिकल पर्सन। तो क्या आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ का पॉलिटिक्स में आना, वो कहते हैं मजबूरी होती कई बार। जब धर्म युद्ध लड़ा जाता है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि किस हथियार का इस्तेमाल किस समय करना है, उस समय ये देखा जाता है कि इस हथियार से मुझे जीत मिलेगी। जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ी, उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी थे, उनकी भी जमानत जब्त हो चुकी थी एमएलए में। उसके अगली बार भी एमएलए में जमानत जब्त हो चुकी थी। 25 साल से वो विधानसभा क्षेत्र नहीं थी। और जो पार्टी को धोखा देकर हमारे साथ कमिटमेंट करने के बाद उस व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल था।
तो जब हाई कमांड ने मुझे कहा, पहले उन्होंने लोकसभा के लिए भी कहा, नहीं मैंने मना किया क्योंकि मुझे उनके लिए, आपकी वाइफ हाँ मैंने मना किया उनको कि नहीं आना। मेरी वाइफ भी नहीं आना चाहती थी, ऐसा नहीं है कि वे जानते होंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, इसको तो सबक सिखाना है। तो हमने लड़ा और उस विधानसभा क्षेत्र से जिसमें वो 10,000 वोटों से जीती। मैं वहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 6 सीटों पर हमें जिताया और ऐसे आदमी जिताए जिनके पास 23-23 हज़ार रुपये सिर्फ अकाउंट में। लाहौल स्पीति से एक मेरा साथी था जो बीजेपी का तोड़कर 100% उसने जीता था, टिकट मांग रहा था, मैंने उसको भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि आने वाले समय में ट्रबलिंग ना हो, तो हमने एक ऐसी लेडी को दिया, 1 से 3 लेडी करवाई, जो पहले उसको आज वो राजनीति में एमएलए बन गई है। महिलाओं के लिए हम 30% पुलिस में आरक्षण दे रहे हैं। 1970 एक्ट का एक प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट था, उसमें हमने महिलाओं को हमने वो दे रहा है। महिलाएं हिमाचल प्रदेश में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। हिमाचल में महिलाओं का सबसे राजनीति से लेकर हाँ आखिरी आपके पंचायत 57% पंचायतों में महिलाएं जीत कर आई है। तो ये अब इसको आप धर्म युद्ध बुला रहे हैं? नहीं, देखो राजनीतिक का धर्म युद्ध क्या था, वो राजनीतिक धर्म युद्ध था कि इसमें आपको अपनी सरकार बचाने के लिए सीट चाहिए। और हिमाचल की जनता का आईक्यू देखिए, आप वोट, एक व्यक्ति विधानसभा में कांग्रेस को वोट डाल रहा है, उसी हाथ से वो बीजेपी को भी वोट डाल रहा है लोकसभा में। उस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा में हम 10-10 हज़ार से पीछे है और लोकसभा में 10 हज़ार और हम एमएलए बना रहे हैं एक ही समय में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हिमाचल का मतदाता इतना ज़्यादा जागरूक है कि एक व्यक्ति को आप खरीद नहीं सकते, वो किसी पार्टी का कमिटेड नहीं रह गया है, परसेप्शनल चेंजिंग आ गई है। तो एक तरफ वो कांग्रेस को स्टेट में वो कांग्रेस को वोट दे रहा है और बीजेपी लेकिन बीजेपी को सेंटर में दे रहा है। तो सेंटर में बीजेपी को क्यों दे रहा है, आपको क्यों नहीं दे रहा? कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहा? उस समय हम तो लड़ाई ये लड़ रहे थे कि लोगों ने तय किया, मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन मजबूत प्रत्याशी खड़े किए थे हमने। और ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गारंटीज दी गई थी असेंबली इलेक्शन के टाइम, उसकी चर्चा पूरे इंडिया में होती है। तो जो स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो आपको क्या लगता है कि गारंटीज फुलफिल करने में उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी? तो गारंटीज का क्या स्टेटस है आपका? गारंटीज 5 साल के लिए है, कोई 1 वर्ष के लिए नहीं है। पहली गारंटी हमने ओपीएस की पूरी कर दी, दूसरी गारंटी हमने 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वर्ण जयंती की पूरी कर दी, तीसरी गारंटी सिस्टमेटिक ढंग से हमने 1500 रुपये वाली पूरी कर दी, चौथी गारंटी हमने जो गोबर वाली वो पूरी कर दी, 5वीं गारंटी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में हम कर रहे। अब कोई चीज़ बननी है, बिल्डिंग बननी है तो समय लेगा ना। पर जो फाइनेंशियल पोजीशन की आप बात कर रही है, मैं 2 चीज़ें आपके सामने बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन अब हमारी ट्रैक पर है और जल्दी 2027 में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं, जल्दी ही 27 में। हाँ 2027 दो में अगर ये ऑपरेशन लोटस में हम सफल होते रहे तो बन जाएंगे हम। जो आपने पूछा ना कि अगर सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, 27 में आत्मनिर्भर बनेंगे। 2032 में ज्योति जी आपने देखना, हिमाचल प्रदेश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिमाचल होगा। मतलब क्या है? गांव के लोगों के हाथ में पैसा होगा, खर्च करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जीवन यापन सुधरेगा, पौष्टिक आहार बच्चों को हमने देना शुरू किया। हमने अपनी मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना लाई है, जिसमें हम बच्चों को अभी तो 1 हफ्ते में 1 दिन अंडा और ये दे रहे हैं। स्टंटेंट बच्चे हो रहे हैं, कमज़ोर बच्चे हो रहे हैं, इनका हमारा देखना है। हेल्थ में वर्ल्ड क्लास रेशो के साथ हम डॉक्टर की भर्ती करने जा रहे हैं और स्टाफ नर्स और डॉक्टर की। अभी एक स्टाफ नर्स 12 को देख रही है, अब 6 को देख रही है। हाई एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज में लाने जा रहे हैं। हम क्यों अपने लोगों को अब जो हॉस्पिटल बने ना, वो ट्रांजिशन वाले बन गए। इस हॉस्पिटल में आते तो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते, दूसरे को करते तीसरे को, पेशेंट तो आधा ख़त्म हो जाता है। तो उसको इलाज वहीं मिलना चाहिए। कैजुअलिटी में एक बेड पर 2-2 लेटे हुए। एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सुक्खू साहब। एक तो जैसे आपने कहा कि हिमाचल एक कैंसर बोल बन रहा है, खास करके ये जो बद्दी, नालागढ़, ये वाला जो सेगमेंट है। हिमाचल पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में क्योंकि दूसरे नंबर का कैंसर में। हमारे जो रिपोर्टर हैं अंबिका शर्मा, उन्होंने एक स्टोरी करी है और जो कर रही हैं उस पर अभी भी काम कर रही हैं कि IIM मंडी की एक रिपोर्ट है कि ये जो इलाका है बद्दी बरोटी वाला जो बेल्ट है,
इसमें बहुत इंडस्ट्री को लेकर जो एक बहुत से जो एफ्लुएंट्स जो नदी के अंदर जो सब बाकी जो सारे जो बगैर किसी रोक के, और उससे वो कैंसर की इंसिडेंस जो है बढ़ रही है। आपकी बात सही है, क्योंकि पानी में जब ये मिलते हैं तो उसमें कोई तो दो इस पे आप कुछ कर रहे हैं? आपके देखो, साथ? आपको मैं एक और बता, ये भी हमने रिफॉर्म्स किया। हाँ। मैं ना जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे को 1 महीना, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 1 महीना मैं रहना चाहता हूँ, तो मैं 1 महीना ऐसे ही पीटर होम में रहा। अच्छा, जाने ही नहीं देती पीटर होटल गेस्ट हाउस। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी सिक्योरिटी चाहिए, सच में बताऊँ मुझे नहीं। तो मैं जिस दिन अगले दिन ओथ लेनी थी तो मैंने कोट पैंट पहनने थे, तो बोलते कहते जी वो तो आप जा ही नहीं सकते। तो मैंने बोला अभी मेरे घर में तो अभी इतने लोगों को रहने की जगह नहीं है, तो मैं वहीं रुका 1 महीना। तो जब वो 1 महीना रुका तो मैंने पानी की क्वालिटी देखी, तो खाने में क्लोरीन की स्मेल आ रही थी। तो मैंने उस क्वालिटी को भांपा और मैंने बोला कि अब इसमें यूवी लगा के, हिमाचल के स्टेट्स में यूवी लगाने के ऑर्डर हमने किया है। जो यूवी अल्ट्रा जो होती है, उससे क्वालिटी ऑफ वाटर अल्ट्रावायलेट, हाँ, तो उससे क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा होगा। तो अब उसको हम लगा रहे हैं। हमने तय कर दिया कि हम यूवी लगाएंगे, और जितना भी हमारा अभी पानी का योजना है तो हम प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। एक इन्होंने फाइनेंशियल से पूछा था कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई कि वेतन नहीं दिया। आपने भी शुरू में पूछा कि वेतन नहीं दिया। अब आपको ये सवाल करना है कि जब हमने 5 दिन पहले 2 वेतन दिए तो किसी ने नहीं सवाल किया। हमने अपने आप को, बजट सेशन था नहीं, हमने इसीलिए सवाल नहीं किया कि हमने सोचा कि फिर और भी अब घाटा हो रहा है सर प्रदेश घाटा नहीं हो रहा। देखिए, घाटा नहीं है, हम भी ऐसे घाटे के लिए। तो जब मैंने डीएवी दिया 2 फाइनेंशियल, 1 महीने में हिंदुस्तान में पहली बार हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना, ये जरूर लिखना आपने, दिवाली के महीने में। हाँ, डीएवी दिया और फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस में आप लोन ले रहे हो और 3 करोड़ रुपया आप इंटरेस्ट का आरबीआई को दे रहे हो, 36 करोड़ रुपया आप दे रहे हो। 36 करोड़ में तो मैं उन योजनाएं लाऊंगा। तो मैंने उसको सिस्टमैटिक किया, जिसकी चर्चा हुई कि अब पे देने के लिए नहीं, ओल्ड पेंशन्स के पे नहीं। आप जब से हमारी सरकार बनी है, सभी डिपार्टमेंटों में जो भी आंगनबाड़ी या आशा वर्कर है, आउटसोर्स है, मैंने सबकी पे बढ़ाई है, क्योंकि मैं उनके हाथ में पैसा देना चाहता हूँ। मनरेगा में, जो कांग्रेस पार्टी की मनरेगा है, उसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी हमने की है। तो ये संपदा है ना, ये पैसा तभी तो दे रहा हूँ मैं। लेकिन इस सब के बावजूद सुखू साहब, ये इसी इलाके में ये जो बद्दी बरोटी वाला ये जो सेगमेंट है, इसको हम देखेंगे। हाँ, इसको तो आप कह रहे हैं वो उसको कैंसर की इंसिडेंस को लेकर, लेकिन एक ये दूसरा है कि आपने 20 साल से, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे 2003 की मैं बात कर रही हूँ, तब से एक 20 साल के एक सब्सिडी का वो है जो अब ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जो आई हुई थी, अब वो सारी हट के, जो हम स्टोरीज भी कर रहे हैं, जो लोगों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि सब्सिडी खत्म हो रही है तो अब हम वहाँ से हट के थोड़ा आपके रिसर्च वर्क की कमी है। ओके, बताइए। आपके रिसर्च वर्क की इसलिए कमी है कि अगर आप रिसर्च करोगे तो अच्छा पता लगेगा। हमारी कंज्यूमर स्टेट है, जो बद्दी में प्रोड्यूस होता है राज्य को कुछ नहीं मिलता, जीएसटी पहली बात। एम्प्लॉयमेंट सारी उड़ीसा बिहार उनके लोगों को है, हमारे लोग वो काम नहीं करते। तीसरी बात, मैंने कैलकुलेशन किया कि कस्टमाइज पैकेज में बीजेपी ने अपनी ज़मीन को सस्ते भाव में बेच दिया। बद्दी की स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। अभी नई इंडस्ट्री आने को तैयार है, नई इंडस्ट्री इतनी आना चाह रही है, हमारी रिफॉर्म से आ रही है। अब ये कहना कि स्टील इंडस्ट्रीज़ को हम बिजली की सब्सिडी दे, हम देंगे। तो ये आप जाने के लिए, मतलब ये जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, जाना जानते नहीं है, जानेंगे कि नहीं। अभी भी पंजाब और हरियाणा से 50 पैसे सस्ती है, अगर नहीं होगी तो 50 पैसे सस्ती देंगे हम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनका, अगर हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से अगर उनको ये लगता है तो हम 50 पैसे अपने इंडस्ट्रीज को बिजली सस्ती देंगे। 24/7 हम ही दे सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं जा रही। मैं अंबुजा को क्यों सब्सिडी दूं? मैं अदानी के सीमेंट प्लांट को क्यों सब्सिडी दूं, जो 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं और लाखों करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं? मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जिनके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे हैं, इनको संसद के तहत मिली थी 2003 में। इन्होंने कीमत पूरी कर ली है।
हम बिजली की सब्सिडी सिर्फ थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो स्टील इंडस्ट्रीज में, वो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो ये जो बड़ी इंडस्ट्री है, कोई नहीं जा रही, कोई नहीं जा रही। हाँ, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आई है वो थोड़ी सी वहाँ के लोकल लीडरशिप के कारण भी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। कोई बीजेपी का लीडरशिप आ जाता, कोई दूसरा लीडरशिप आ जाता, तो वो थोड़ा सा, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं जा रही। और वैसे भी आप कह रहे हैं कि बाकी इंडस्ट्री भी आने के लिए तैयार है। आपको बताओ, वरुण बेवरेज 1 लाख करोड़ का करता है, हमने उसको जीएसटी में 10 साल का हमने उसको कंसेशन दिया, उसका प्लांट लग के तैयार हो गया। और हाइड्रो इंडस्ट्रीज हमारे पास आने वाली है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में हमारे 5 स्टार और 7 स्टार आने वाले हैं। हम पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको एक और बताऊं, हेलीपोर्ट्स बनाने में भी पैसा लग रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हुआ है। एक टारगेटेड है कि हम क्या तो सरकारों में कि एग्रीकल्चर में आपको 50% सब्सिडी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? किसान के हाथ में देंगे पैसा, वो फिर अधिकारियों के पास ही पहुंच के अपने आप ही फार्म बनते हैं और अपने आप ही कट जाते हैं। तो वो सब्सिडीज हम बंद करके उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी। इन्वेस्ट कहाँ करना? जहाँ से रेवेन्यू रिसीव्ड आए। हाँ। इन्वेस्ट वहाँ नहीं करना जहाँ रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए और रेवेन्यू हो जाए। तो इंडस्ट्रीज आ रही है हमारी। आप ग्रीन हाइड्रोजन, ये इंडस्ट्री नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन बिकेगी, पैसा आएगा। और हमने ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में कालका शिमला और जोगिंदरनगर पठानकोट को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रेलवे मिनिस्टर से बात की है। On this note, Sukhu Saab, thank you so much for your time. नमस्कार।